धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल हम लोग संभवतः छुट्टी पे रहेंगे और कल 15 अगस्त है, देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो हम लोग अभी से ही अपने तमाम जो सुनने वाले हैं उनको पहले से ही बधाई दे देते हैं। लेकिन इसके साथ एक सवाल मैं जरूर उठाना चाहता हूं सर, कि क्या वोट डालने की आज़ादी, क्या सिर्फ कोई नारेबाजी करने की आज़ादी, इसी को आज़ादी कहेंगे? नहीं, आजादी वह बिल्कुल नहीं है। स्टालिन उनको भले ही हम लोग कितना भी डिक्टेटर कह दें और मरवा दिया ये सब कह दें, पाश्चात्य मीडिया के कारण जो फैलाया गया प्रोपेगेंडा, उन्होंने कहा था कि यह मेरी समझ से बाहर है कि बिना आर्थिक आजादी के और कोई भी आजादी का क्या मायने है। यानी वो दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, उसको उसका शोषण हो रहा है, प्रताड़ना हो रहा है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भाग रहा है, भूखे मर रहा है, और तब कहते हैं कि तुम आजाद हो क्योंकि तुम वोट दे सकते हो। और जो कि उस वोट देने के अधिकार को भी हमने भारत में तकरीबन खत्म कर दिया है। वोट देने का अधिकार भी था तो उसमें इतने पैसे लगते, इतने धांधली होती, इतनी गड़बड़ियां, कोई मायने नहीं। वोट देने के बाद भी जिनको हम चुनते हैं वह आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में चल जाते हैं जिसके विरोध में हमने तुम्हें वोट दिया था। ना भी बदलते हैं, इनकी सत्ता है बनती तो काम वही करते हैं जो हमारे खिलाफ है, हमारे पक्ष में काम नहीं करते हैं। स्वतंत्रता से लेके आज तक भले ही छोटे मोटे दाने हमें बटोर दिए, कुछ ये प्रोग्राम लाया, कुछ 5 किलो का अनाज लाया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, इंडिया शाइनिंग नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास नारा लगाया, लेकिन कुल मिलाकर हम और दरिद्र होते जा रहे हैं। तो यह कौन सी स्वतंत्रता है? यहां तक कि मैं कहूंगा कि 14 अगस्त जहां पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली, वहां के भी जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट, खासकर पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरे जो है इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान, उनका कहना है कि ठीक है, हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से मुक्त हुए, लेकिन जो वास्तविक हमारी स्वतंत्रता है आर्थिक और सामाजिक, वह बिल्कुल नहीं मिली। उसके लिए हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। तो ये दोनों बातें हमें समझनी चाहिए कि जो ब्रिटिश आतंक से जो हमें मुक्ति मिली वह ठीक है, लेकिन हमारे अपने ही जो चंद पूंजीपति हैं उनका आतंक तो और कई गुना बढ़ गया है 1947 के बाद से, चाहे 14 अगस्त हो या 15 अगस्त हो या बांग्लादेश बाद में बना। जी, जिस दौर में हम जी रहे हैं सर, वहाँ आज आप पूरा मीडिया देखिए, यानी अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, फिल्में हो, टीवी सीरियल हो, सब भक्ति में डूबे पड़े हैं सत्ता की। ऐसा लगता है वो दौर चला गया जब तमाम समाजवाद पर फिल्में बना करती थी और व्यवस्था परिवर्तन की बातें फिल्मों के जरिए हुआ करती थी, सीरियल और अखबार और मीडिया के जरिए हुआ करती थी। तो क्या ऐसे दौर में जब लोगों की बुद्धि ही नहीं बची है सोचने लायक, या उनको रखा ही नहीं है सोचने लायक कि वो कुछ कर सकें सोच विचार के स्तर पर, तो कोई क्रांति की बात की जा सकती है? सबसे पहली बात है कि पूंजीवाद उसको जीवित रहने के लिए अपना पूंजी का पुनरुत्पादन करता है। मान लीजिए रुपये हैं या कपास है जिससे वह कपड़े बनाता है, उसको बनाकर जिसमें मजदूर के श्रम शक्ति का दोहन होता है, शोषण होता है, उसको बाजार में बेचता है, फिर पूंजी वापस आती है, जो उसका बेशी मूल्य या मुनाफा होता है उसको रख के उसको फिर दोबारा करता है, नहीं तो वो ठप पड़ जाएगा और दूसरे पूंजी की तुलना में वो डूब जाएगा। यानी उसका चलता रहना जरूरी है। लेकिन पूंजीवाद केवल पूंजी का पुनरुत्पादन नहीं करता है, उसको जीवित रहने के लिए उसकी सारी सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और जितनी गंदगियां हैं उनका पुनरुत्पादन करता है। पूंजी का पुनरुत्पादन एक्सटेंडेड लेवल यानी बढ़े हुए स्तर पे करता है ताकि दूसरे पूंजी की तुलना में बढ़े रहे। वही चीज यहां भी करता है जो नजर आ रहा है फासीवाद के रूप में, जो आपने कहा। हां, जब तूफान उठता है, जो आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, जब तूफान उठता है
उसमें मजदूर सब, जैसे हमारे यहाँ देश में अंग्रेजों के खिलाफ और यहां तक कि हैदराबाद का जो उस समय का राजा था और उसकी जो सेनाएं थी उसके खिलाफ जब खड़े हुए थे 1945 से लेकर 1952 स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा था। उस दौरान यह देखा गया था कि जमींदार के बेटे बेटियां तक भी उन्होंने जमींदारी प्रथा छोड़ के इसके पक्ष में आ गए थे। वह अज्ञानता, अंधविश्वास टूटने लगता, बिखर जाता है, उसका एक्सप्लोशन होता है। केवल जनता ही अपने आर्थिक स्थिति के लिए नहीं आती है, सामाजिक और क्रांतिकारिता का उसमें उफान होता है, जैसे हमने 1975-77 में देखा, 2012-13 में देखा। हां, चीज वही है कि उसका दिमाग उसको किस तरफ ले जाए, उसका इंजन। बॉगी तो बहुत सारे लग गए, वह कौन सा है? वापस फिर से आरएसएस या कांग्रेस ही तो नहीं है, या एक नई पार्टी बना के, आम आदमी पार्टी बना के आपको मूर्ख तो नहीं बना रहे। हम उसमें क्यों नहीं आगे? जी चलिए, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर जो फंसे हुए हैं वो वही अपना हिंदू मुस्लिम एजेंडे की आड़ में बचने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान के साथ हुआ का खेल कर रहे हैं ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जा सके। वैसे खबर का पहला हिस्सा शुरू कर लेते हैं, और वो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी से जुड़ा हुआ। आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और उसके परेड में तुर्की और अजरबैजान की जो सैन्य टुकड़ियां नजर आ रही हैं वो तो बहुत कुछ कहती हैं सर। यह साफ है कि उस युद्ध के दौरान खासकर तुर्की ने जो मदद दिया, उसके यूएवीज वगैरह, अजरबैजान का भी साथ था, और भारत के कितने भी लाल आग दिखाने के बाद से वो अलग नहीं हुए, पाकिस्तान के साथ है। और जब उनकी टुकड़ी यानी उनका आर्मी का कंटिंजेंट जब पास कर रहा था तो बड़े गदगद होके जो स्टेज पे बैठे हुए थे राष्ट्रपति पाकिस्तान के, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ यानी फील्ड मार्शल मुनीर, यह सब खड़े हो गए, जनता भी खड़ी हुई, बहुत तालियां बजाई। यानी उन्हें बहुत खुशी इस बात का हो रहा था, ये चीजें हो रही हैं। और पाकिस्तान इसके बावजूद कि जितना भी प्रो इस्लामिक एक्टिविटीज करता है, कहीं ना कहीं से चीन और अमेरिका के साथ जुड़ा रहता है। यानी वह एक कहीं इंडिपेंडेंट रास्ता दिखाने की कोशिश करता, भले ही पूरा हो ना हो, लेकिन वह उस अरब लीग से कहीं ना कहीं अलग भी होने की कोशिश करता है। हालांकि वहां पर जिस तरह से टेररिज्म बढ़ा है, फैला है, उससे बिना पाकिस्तान के स्टेट के मदद से संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तालिबान बनाने में जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका को अपनी भूमि दी थी अफगानिस्तान में घुसने के लिए यूएसएसआर के खिलाफ में, यह सब वह कहानी है। अब आगे किस ढंग से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वह कहना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान के मजदूर वर्ग और किसानों के जो आंदोलन है, उनका संघर्ष है, उनका मिलिटेंसी है, वह भी काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त रहा है। जी अब शुरुआत करते हैं दूसरी खबरों की, यानी चलते हैं आपको गाजा और मिडिल ईस्ट की तरफ लेकर, फिर आगे आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है और ट्रंप महान क्या कर रहे हैं। I-24 को इंटरव्यू दिया है नेतन्याहू ने सर, और उस इंटरव्यू का अगर मैं सार निकालूं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वो ऐतिहासिक और वो क्या बताते हैं अवतार हूं या भगवान हूं जो इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है, पुरखों का सपना पूरा करने जा रहा है। इस दौर में ये इंटरव्यू देना उनका क्या दिखाता है? वह कहते हैं कि हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल टास्क पूरा करने जा रहे हैं, और 1967 के 6 दिन के युद्ध के बाद से उस समय लिपिड इनकी जो पार्टी है, लिपिड है लिक्विड है जो भी है, लिक्विड है, लिक्विड पार्टी जो है, उसके संस्थापकों में से या बहुत सीनियर लीडर में से उनका था ग्रेटर इजराइल, जिसमें पूरे पैलेस्टीन लैंड, वेस्ट गाजा हो, गाजा और वेस्ट बैंक हो, इस जेरूसलम है, इसके साथ साथ वो हिस्सा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था जिसमें वह जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी, जो कि अभी चमचे हैं इजराइल के एक तरह से, केवल यदि लेबनान के हिजबुल्लाह को छोड़ दे तो जी। और वह कह रहे हैं कि हम उसका मतलब स्पिरिचुअल चीज पूरा करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक जो हमारा टास्क है। जियोनिज्म को, वो जियोनिज्म को खराब नहीं मानते, जियोनिज्म को वो अपने स्टेट से मिलाते हैं, जैसे हमारे हिंदुइज्म को स्टेट से मिलाते हैं। यानी भारत सरकार हिंदुइज्म एक ही चीज हो गया, वैसे ही वहां के लिए जियोनिज्म हमारे लिए वो बहुत ही घटिया और आतंकी एस्टैब्लिशमेंट चीज है, लेकिन उसको वो प्रशंसा की नजर से देखते हैं। और ये बात कहना और इस चीज को कहना, और यह दिखाता है कि किस तरह से अरब कंट्री के बाकी देश तक
पूरे घुटने पे आ गए हैं अमेरिका और जायनोवाद के सामने, इसके बावजूद कि इसकी निंदा करते, निंदा तो कर देते, जो भी निंदा कर दिया, निंदा पूरे यूरोपियन यूनियन कर रहा है इसराइल का, लेकिन वह बेमानी है, निंदा करना आवश्यक है, नहीं तो वहां की जनता कहेगी कि भाई पूरे के पूरे घुटने टेक दिए तुमने। आज हमारे गोदी मीडिया भले ही निंदा ना कर रहे हो अमेरिका का 50% टैरिफ के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग निंदा कर देते हैं कि भाई ठीक है, वो ठीक नहीं है। भारत सरकार भी कहती है कि वो ठीक नहीं है। उसी तरह की चीज है। वैसे नेतान्याहू बहुत ही मक्कार, चोर, धूर्त और टेररिस्ट किस्म के आदमी है। बिल्कुल आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि आप सभ्यता में बोल रहे हैं, इससे भी जाके आगे बोलने की जरूरत है। एक तरफ तो मिस्र अपने यहाँ हमास को बुलाकर इजराइल को भी आमंत्रित करके जंगबंदी कराने की बातें कर रहा है। दूसरी तरफ ये खबरें छप रही हैं कि आने वाले समय में गाजा पर जो कंट्रोल होगा उसमें पुलिसिंग कैसे की जाएगी। जॉर्डन और मिस्र मिलकर कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं पुलिस वालों को। अब जो मैंने पिछली बात जो कहा उसी के संदर्भ में देखें तो ये लोग पीए को, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह ऑलरेडी घुटनों पे है, उतना ही हद तक वह इनके विपक्ष में बोलता है जितनी हद तक ये अलाउ करते हैं। यानी उस तरह का तोता है कि यदि उसका पिंजड़ा खोल भी दिया जाए तो उड़ के जाता है आसपास, खाता फिर पिंजड़ा में रात में सोने के लिए आ जाता है। वही स्थिति पीए की है। और ये लोग पुलिस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इजिप्ट की तरफ से 300 है और जॉर्डन की तरफ से पता नहीं कितने पुलिस के, जिसमें इंटेलिजेंस भी होगा ताकि उसको मजबूत करें। और गाजा पर जब इजराइल का पूरा कब्जा हो जाएगा तो उसके बाद ये लोग भेजेंगे कि भाई तुम भी इनकी मदद करो रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन उसके पीछे यह भी है कि एक गल्फ फंडिंग फरवरी मार्च में पूरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरब मीटिंग हुई थी कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो कैसे करें। गल्फ फंडिंग है, उस पैसे के हकदार बनने के लिए, पैसा कहना ठीक नहीं होगा, पूंजी कहना सही होगा, क्योंकि उससे वो मुनाफा कमाएंगे, उसके हकदार बनने के लिए आगे आगे कूद रहे हैं। जी, अगली खबर है उस फ्रांस से जुड़ी हुई जो अभी यूएन में जाके ड्रामेबाजी कर रहा था। कह रहा है अब हमने माहौल बना दिया है, सितंबर में जाके फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। और भी कई देश शामिल हो गए, लेकिन फिलिस्तीन समर्थक बताकर सांसद पर पुलिसिया कार्रवाई भी कर रहा है। एक नहीं कई सांसद। और ये लोग कहते हैं कि तुमने जब हमास ने आक्रमण किया था आज से 1.5-2 वर्ष पहले 2023 अक्टूबर में, तब तुमने उसकी निंदा नहीं की। और इसको कहा था कि हमास जो आक्रमण किया इसको किस संदर्भ में देखना चाहिए, तो पूरे पैलेस्टीन स्टेट, पैलेस्टीन की स्वतंत्रता के संदर्भ में देखना चाहिए। जो हमारा भी राय वही है कि ये लोग अपने देश की स्वतंत्रता के लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। हम उनके जो रिलीजियस आउटलुक है उसको हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हम हमास, हिजबुल्लाह, जितने भी पैलेस्टीन रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको समर्थन करते हैं ताकि उनके देश को स्वतंत्रता मिले, जो 1967 से बल्कि 1948 से ही, जब यूएनओ कहने के बावजूद इनके क्षेत्र को नहीं दिया गया और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया। और इस आधार पर कह रहे हैं कि तुम टेररिस्ट का साथ दे रहे हो। और फ्रांस के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से यह बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। यानी फ्रांस का जो बुर्जुआ वर्ग है, वहां का जो डीप स्टेट है, वह चाहता है कि इन तथाकथित वामपंथियों को उठा के जेल में डाल दें, उनके आधार को खत्म करें ताकि जो दक्षिणपंथी बढ़ रहे हैं उनमें रुकावट ना हो। और इजराइल जो हमारा आका है उसके साथ साथ अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका दबाव डाल रहा है, अमेरिका निश्चित रूप से दबाव डाल रहा है कि तुम यूक्रेन में हमारी मदद चाहते हो तो यहां पर तुम नेतान्याहू आईडीएफ को समर्थन दो। और इसके तहत ये लोग झुक चुके हैं। जी, अगली खबर अमेरिका के एक जज महोदय से जुड़ी हुई है। वो कह रहे हैं इजरायली झंडा जो है वो यहूदियों का सम्मान है, पहचान है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब उनका प्रतीक है। सम्मान प्रतीक मतलब है, यानी कि आज यदि मैं इजराइल स्टेट की निंदा करता हूं कि इजराइल गलत काम कर रहा है, तो उसको अब इजराइल स्टेट को इन्होंने वहां के जियोनिज्म, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, उससे इक्वेट कर दिया। उनका जो झंडा है, जो क्या स्टार ऑफ डेविड या कुछ कहते हैं जी, उससे जो है उससे इक्वेट कर रहे हैं। यानी जियोनिज्म कहता है कि वह सब कुछ है, रिलीजियस, उनका जो रिलीजन है, एथनिसिटी और उनका नेशनलिज्म, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। और जब पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स में आता है इजराइल, उसका जायनोवाद यानी जियोनिज्म हम कहते हैं, जो कि अपना ग्रेटर इजराइल बना रहा है, पैलेस्टीनियन को मार रहा है और अमेरिका के आउटपोस्ट को, मिलिट्री आउटपोस्ट को अरब कंट्रीज में मजबूत कर रहा है। इन दोनों को इक्वेट करके जज साहब कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है।
गजब। यानी यानी वैसे ही है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में कहें तो मतलब वहां का धर्म और वहां का स्टेट मिक्स हो गया। बिल्कुल। तो वहां का जो भी करता हो, इसराइल यही है, भारत उसी तरह बढ़ रहा है, अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी तरह बढ़ रहा है। और सबका कारण है कि जो शोषित और प्रताड़ित जनता है, जो कि 90% से अधिक है, वह बिखर गए हैं इसी धर्म के नाम पर, नहीं समझ रहे हैं कि यह धर्म तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज ही खबर आई कि केदारनाथ में सरकार ने 3 दिनों की पाबंदी लगा दी है क्योंकि वहां भूस्खलन हो रहा है, लेकिन श्रद्धालु जाना चाह रहे थे तो उनको डंडा बजा के रोकना पड़ा। मोहब्बत से खबर आई कि दलित समाज की एक महिला हैंडपंप पर पानी लेने चली गई, अगड़ी जाति का आदमी ना के उसको मारा पीटा और वहां से भगा दिया। तो नफरतें रुक नहीं है। फिरोजाबाद में एक दरगाह मजार तोड़ दी और उसके अंदर हनुमान की प्रतिमा रख दी। और गाजियाबाद में स्कूल के बाहर जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है क्योंकि टीचर ने बच्चे को ये कहा कि स्कूल में आओ तो धार्मिक पहचान के साथ मत आओ। खैर अब रोक कर लेते हैं हम रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर का। और इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि कल यानी 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। लेकिन उससे पहले ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं कि अगर मीटिंग के बाद हमले बंद नहीं किए ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं रूस को। अब छोड़ूंगा नहीं तो क्या कर लेंगे। वैसे एक सोशल मीडिया पे बड़ा इंटरेस्टिंग है यह, मैं नहीं कहूंगा कि इसमें कोई सच्चाई है, लेकिन फैलाया जा रहा है, बातें की जा रही है लॉजिक के साथ, और इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि यही मौका है तुम्हारे लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर और जो युद्ध करवा रहा है यानी पुतिन तुम्हारे यहां आ रहा है, उसको मरवा दो। गजब। उसको या मरवाते नहीं है तो उसको जेल में बंद कर दो, छोड़ो मत, और सारा रशिया तुम्हारे पैर पे आ जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी। एक तो ये बात हुआ। दूसरी चीज ये कि यदि जा रहे हैं और अलास्का में जो भी बातें होती है इनसे पूछा गया तो छोड़ूंगा नहीं, तो ये क्या कर लेंगे। ये कहते हैं कि वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। अब क्या करेंगे, अब क्या इनके पास बचा हुआ है। हर तरह के आर्म्स ऑम्निशंस केवल न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ के दे चुके हैं। अपनी सेना डायरेक्ट ना देके नेटो के सैकड़ों नहीं हजारों सैनिक, ट्रेनर, स्पेशलिस्ट यूक्रेन के अंदर में और यूक्रेन के बॉर्डर पे आके वहां से आर्म्स ऑम्निशंस यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, जिसके लिए एक्सटर्नल सैटेलाइट और उसकी जरूरत है, पुतिन भी चर्चा विस्तार में कर चुके हैं कि यह यूक्रेन की बस की चीज नहीं है, जिसने बनाया है वही एकमात्र इसको कर सकता है। ये सब चीजें कर चुके हैं और इसमें कह रहे हैं कि एक बार और भी कह देते हैं कि फील आउट मीटिंग्स, जो कल भी मैंने कहा था कि देखना चाहते हैं कि भाई क्या चीज होता है पुतिन से बात करके। तो ये दुमुहा बात कर रहे हैं हर तरह, ब्लू कोल्ड ब्लू हॉट, कभी लॉन्ग बैक इस पे फिल्म बनता था, उसके बाद से उस पे एक मुहावरा के रूप में आया है कि कभी गर्म हवा फेंको कभी ठंडा हवा फेंको, यानी अपने दुश्मन पे हर तरह के वो करते रहो जहां भी वो फंसे। तो ये चीजें कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे इन्होंने साफ भी कह दिया कि अभी इन्होंने पूछा कि जेलेंस्की क्यों नहीं, तो कहा कि जेलेंस्की को लाना अभी जो है सो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ट्राइलैटरल मीटिंग कभी होगा तो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। जी। बातें तो कई तरह की कर रहे हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद वो फिर से एक बार और पुतिन से मिलना चाहेंगे या कई बार मिलना चाहेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया वरना वाला यूरोपीय यूनियन के साथ जो उनकी वर्चुअली मीटिंग हुई उसके बाद दिया। और इसी के साथ एक चीज मैं और जोड़ रहा हूं सर। जेडी बांस कह रहा है, जो राष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति है वहां का, कि हम यूरोप के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे यूक्रेन पर। तो क्या यूरोप को खुश करने की, उनको झुंझुना देने की कोशिश की जा रही है? जेडी वांस का यदि कहें तो भले ही गलत कहते हैं, लेकिन उनके बातों में ज्यादा लॉजिक है ट्रंप के तुलना में। ट्रंप जो भी बकवास करते हैं, जेडी वांस ने वो कहा जो आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा कि आपको यदि यूक्रेन से इतना प्यार है और आपको डर लग रहा है कि यूक्रेन के बाद आप पर आक्रमण होगा, तो आप उनके लिए पैसे देने को क्यों नहीं तैयार है। आप सारा खर्च दीजिए। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका को जो करना था कर चुका पिछले 3 वर्षों में। हम आर्म्स अम्यूनिशन देंगे तो आपको देंगे, यूक्रेन को नहीं देंगे। आपको जो करना है उसे कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि जो भी वार्तालाप होती है, यूक्रेन का मसला बिना यूरोपियन यूनियन के तय नहीं हो सकता। यह भी कहते हैं कि जहां तक यूक्रेन का बात है, उसके टेरिटरी यानी क्षेत्र का आदान प्रदान के बारे है, बिना यूक्रेन के मदद के और उनके शामिल होने के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन मुख्य चीजें उन्होंने वो कह दी जो पहले से भी कहते रहे कि भैया तुम पैसा खर्च करो तब मजे लो, ऐसे नहीं होगा। और पैसा खर्च कहां होगा, तो अमेरिका के पास जाएगा। चलिए अच्छी बात है। पैसा ही असल में सब कुछ है। मीटिंग से पहले यूक्रेन के क्षेत्रों को अपना बताते हुए दिखाना
रूस भी सीधा संकेत दे रहा है क्या होगा मीटिंग के अंदर? संवैधानिक रूप से तो उन्होंने बहुत पहले इसको कर दिया था, जब इन्होंने जापोरिजिया, खारको, नीचे में ये डॉनबास के क्षेत्र जितने एलपीआर डीपीआर वह सब कर ही चुके थे। अब भी फिर से दोबारा दिखा रहे हैं कि ताकि संदेह ना रह जाए ट्रंप और उनके जो भी फॉरेन या मिलिट्री एक्सपर्ट हैं या मिनिस्टर हैं जो भी होंगे, कि यह क्षेत्र रूस का है। और यह मान रहे हैं शुरू से, स्पेशली क्रीमिया पर तो कोई बातचीत करने का सवाल ही नहीं आता है। हाँ, अब यह देखने की बात होगी कि यदि पुतिन खुद जा रहे हैं तो यदि पुतिन से पूछा जाएगा कि आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं, आप हर कुछ मांग रहे हैं, ये सारा क्षेत्र मांग रहे हैं, नेटो यूक्रेन से बाहर रहिए मांग रहे हैं, और यूक्रेन नेटो का कभी सदस्य ना बने, यूरोपियन यूनियन भी दूर दराज रहे वगैरह, आप अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं। तो इसमें पुतिन के लिए बड़ा मुश्किल होगा कहना क्या वह सूमी को छोड़ देंगे कि भाई सूमी जितना है ठीक है, सूमी पर थोड़ा मोड़ा हमने जो कब्जा किया है कुर्स के बाद से घुसे उसको छोड़ देंगे, या नीचे में करसों जो जगह है जो आधा तकरीबन यूक्रेन के पक्ष में है, जो बीच के निप्रो नदी के पश्चिम में उनके हाथ में और पूर्व में रशिया ने कब्जा किया है, उसको छोड़ देंगे भी हाल फिलहाल में। यह देखने की बात होगी, और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकता है यह भी शायद मान ले। तो यह देखने की बात होगी कि दोनों तरफ से क्या क्या छूट देते हैं, और ये जो चीजें आएंगी उसको लेकर ट्रंप जाएंगे यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की, इसकी इमीडिएटली बात वो जेलेंस्की से बात करेंगे, और ये पुतिन अपने यहाँ के अपने लोगों से बात करेंगे भैया ये चीज हुआ है, क्या करना है। जी, पहले एनएस से पहुंचे अजीत डोभाल, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने पुतिन से बात की, हालांकि प्रधानमंत्री ने बाद में जेलेंस्की से भी बात की है। और अब खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 21 अगस्त को मॉस्को जा रहे हैं। चल क्या रहा है सर? मुख्य रूप से ये जो खबर है कि पुतिन भारत आने वाले हैं, इसी महीने के अंत में या कभी आएंगे, अभी डेट शायद फिक्स नहीं हुआ है, तो उसकी तैयारी करने के लिए ये लोग दौड़ रहे हैं। वैसे जब हमारे एनएसए गए थे तो मुद्दा और भी कुछ थे, जिसमें टैरिफ तो था ही था, और भी चीजें थी, और संभवतः ये लोग, मुझे लग रहा है यदि पुतिन खुद आ रहे हैं तो वह तमाशा करने के लिए नहीं आते, ना ही यहां रैली करते हैं कुछ करते हैं, वह खास खास मुद्दों पर बात करते हैं। वह यहां तक कि शिव भी आते हैं तो झूला झूलते हैं, पुतिन ये सब नहीं करते। तो पुतिन इस मामले में बड़ी क्लियर, बड़ी ही संजीदा स्टेट पर्सन है, और उनकी अब मुझे जहां तक लगता है कि एक तो तेल खरीदने पर बातचीत और होगी ताकि बढ़ाया जाए, नंबर 2 सुखोई 57 पर बात होगी मुझे लग रहा है, जो मिलिट्री का वो है, और उसके साथ S-400 जो सरफेस टू एयर डिफेंस, सरफेस टू एयर मिसाइल है, उस एयर डिफेंस पर चर्चाएं होंगी। और एक चीज और भी है, ये जो अपने एस जयशंकर जा रहे हैं वहां पे इंडिया रशिया का ट्रेड वो होता है, इंटर गवर्नमेंट का हमेशा होता रहता है। इस बार 26 है, तो इसकी वह को अध्यक्षता करेंगे, यानी सह अध्यक्षता करेंगे। वहां के भी फॉरेन मिनिस्टर होंगे या जो भी होगा, यहाँ के तो होंगे ही होंगे। तो ये सब बातें, लेकिन मुख्य चीजें वही है जो मैंने शुरू में कहा। चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का। क्या अब अमेरिका एक जंगल राज में तब्दील हो चुका है? कानून व्यवस्था वहां की पूरी तरह चौपट हो चुकी है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। आप जानते हैं ये राजा ऐसा था जिसने कैपिटल हिल में अपने गुंडों को घुसा दिया था, जिसके ऊपर एक पॉर्न स्टार है उसको रेप करने का और बाद में मुंह बंद रखने का आरोप लगा। ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगे हैं, लेकिन इसने चुन चुन के ऐसे ही लोगों को मंत्री भी बना दिया। तो क्या उसका असर दिखने लगा है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैलिफोर्निया में 8 लाख करोड़ लूट लिए गए हैं सर। $8 लाख। डॉलर, अच्छा 7 डॉलर। हाँ, तो वो चेस्ट में यानी जो होता है वो बैंक या कहीं पे था, और जाके गन पॉइंट पे इन्होंने लूट लिया। अभी तक पकड़े गए हैं ऐसा कोई खबर नहीं आया है, और इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, और यहाँ की सरकार है, अपने पीठ थपथपा सकती है कि देखो अमेरिका में हो रहा है तो हमारे हो रहा है, तो कौन सी खराब बात है। गजब, ये तो आपने एग्जांपल अमेरिका गन कल्चर तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। वहां की जो स्टेट पुलिस है और जो फेडरल पुलिस है, यानी गवर्नमेंट की पुलिस है, उसे ट्रंप क्या करवा रहे हैं वो देख ही रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का इतना पतन होगा, ऐसा हश्र होगा, उसका यही मायने होगा, यह शायद उसके समर्थक भी नहीं सोचे होंगे। और अभी तो शायद 30% भी उनकी पॉपुलैरिटी रेट नहीं है, काफी गिर चुकी है। लेकिन वहां के संविधान जो है
अपने रिप्रेजेंटेटिव को वापस करने का अधिकार वैसे ही नहीं देती जैसे भारत में है। अपने यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था 75-77 में। उसका मुख्य मांग एक था नौकरी के रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वो उसको मूलभूत अधिकार में शामिल करो के साथ था अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार। वह तेल लेने चले गए। अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है जी। पेंसिल्वेनिया की इस वारदात के साथ साथ एक और वारदात कैलिफोर्निया में हुई है। सिख समुदाय के हरपाल सिंह हैं, उन पर हमला किया गया था। अब आरोपी पकड़ा गया है। सिख हों, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों, सब लोग इस घटना का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये वहां के पुलिस से पूछा गया, एक हफ्ता पहले की बात है, और अभी पकड़ा गया है इनको। अभी चूंकि चोट काफी लगी है, वो जो गोल्फ खोलते हैं ना उसके स्टिक या क्लब बोलते हैं, उससे मारा है, बुरी तरह मारा है। 70 साल के बुजुर्ग, हालांकि देखने में तो हट्टे कट्टे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी 70 साल के, और इस तरह से जवानों को भी मारो तो होगा। तो उनको इंड्यूस्ड मेडिसिन देके सेमी कोमा में रखा गया है ताकि रिकवर कर सके। देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि ठीक हो जाएंगे। और यह एक तरह से कहें तो सिख और मुस्लिम समुदाय दोनों एक साथ मिलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। हालांकि मारने वाले का नाम कोई डेविड है ऐसे कुछ है, और जो भी हो। और पुलिस का कहना है कि अभी तक जो पता चला है उसमें हेट फोबिया जैसी कोई बात नहीं है कि जो ऊपर से सिख दिख रहा है या विदेश का है उसके लिए मार रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी का मसला है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। ये हेट मसला, जो घृणा वाला जो चीज चल रहा है, अमेरिका में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ज्यूज के खिलाफ हो, भारतीय पाकिस्तानियों के खिलाफ हो, चीनियों के खिलाफ हो, और यहां तक कि मैक्सिकन और बाकी सब उसके भी खिलाफ बढ़ रहा है जी। क्यूबा के हेल्थ सिस्टम को लेकर ब्राजील पर क्या एक्शन लिया अमेरिका ने सर? यह बड़ी शर्मनाक है, और पूरी दुनिया के लिए, खासकर जो मेहनत कर जनता उनके लिए है। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हमें मिले। चूंकि हमारे पूर्वज और आज के जितने भी श्रमिक हैं वो काम कर रहे हैं, और उन्हीं से बनाया हुआ जो धन है उसका इस्तेमाल हम शिक्षा में करते हैं, और उससे हम मुनाफा हमने कमाना शुरू कर दिया। यह हमारी स्वास्थ्य यानी मानवता का और जानवर कि में अंतर तो यही है ना कि हम शिक्षित है और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। और आज हमारा उम्र एवरेज जो है सो भारत में भी 80 के आसपास पहुंचने वाला है। तो क्यूबा जब क्रांति हुआ 1959 में, और वहां के फिडेल कास्ट्रो आए, तो उन्होंने मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के साथ साथ इतना मजबूत किया कि उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य जगहों में जहां जरूरत हम देंगे। बाद के दौरान में जब अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, और चूंकि क्यूबा बाहर से नहीं कुछ कर सकता है, तो यहां तक हुआ कि कुछ वर्ष पहले तक जो इनके मेडिसिन बनाने की जो बेसिक चीज थी, दूसरे देशों पर व्यवस्थित दबाव डाल के इनको नहीं लेने दिया, तो इनके पास वह बनना कम हो गया। लेकिन अदरवाइज क्यूबा मेडिसिन में बहुत आगे है दुनिया में, उसके डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टरों को जो भेजता है कुछ पैसे लेता है कि भाई हम फ्री में नहीं भेज सकते, और यह हमारे लिए इनकम का एक जरिया है। इसमें कुछ भी बुरा चीज नहीं है, चूंकि हम आपको दे रहे हैं। और उसमें ब्राजील को भी देना शुरू किया, और उसने, अमेरिका ने फिर जो ब्राजील के डॉक्टर हैं, क्यूबा के डॉक्टर हैं, उसके ऊपर वीजा और बाकी सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया। क्यूबा के डॉक्टर वगैरह तुम्हारे अमेरिका जाने से रहे, तुम जितना ही प्रतिबंध लगा लो। अब ब्राजील पर क्या असर होगा कहना मुश्किल है। हालांकि ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसकी भारी निंदा की है। वैसे एक चीज यह भी बता दूं चलते चलते कि ब्राजील के जब इसके पहले वाले राष्ट्रपति 2018 में बोल्सोनारो आए थे, तो एक संधि था ब्राजील और क्यूबा के बीच में, कैश फॉर डॉक्टर करके था, उसको निरस्त कर दिया। लेकिन जब डी सिल्वा है तो फिर से चालू कर दिया, और इससे आग लगी है आपके ट्रंप में जी। ट्रंप में तो आग लगेगी ही, क्योंकि अमेरिका के लोग, इलाज इतना सस्ता है क्यूबा में, अपने इलाज के लिए क्यूबा जा रहे हैं, तो इनकी तो अपनी तौहीन भी होती होगी, बेइज्जती भी होती होगी। वैसे आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले एक बयान मोहन भागवत ने भी दे दिया था, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ट्रिलियंस का कारोबार बन चुका है, लोगों को अब ना शिक्षा मिल पा रही है ना स्वास्थ्य मिल पा रहा है। अरे भाई, सरकार कौन चला रहा है? जुमलेबाजी क्यों कर रहे हो? हटाओ नरेंद्र मोदी को, बैठाओ किसी और को, अगर सही से वो काम नहीं कर रहे। लेकिन जुमला दे देना, ये दिखा देना कि हमने बोल दिया। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।